तो क्या ये सच है या ऐसा मानते हैं? जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ बोलूंगा तो फंस जाऊंगा, शाब्दिक भाषा में कोठा कहते नहीं, तो बाजारू डांस अभी भी करते हैं। तांडव वो बस गुस्से में करते हैं। दुष्प्रचार है, मंदिर बचे नहीं, दरबार बचे नहीं। तो वहाँ एक कहानी आती है जब वो नाराज होता है। क्या इम्पैक्ट रहा है बॉलीवुड? बताते ही करता वो चला गया। मुगले आजम थी, यही करने पे आप अच्छे हो सकते। उसकी जो परफॉर्मेंस होती है तो वो अग्नि में समाहित हो गई। मैं बहुत तैयार था, जोर से बचे आज। कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे किस गुरु के पास जाना चाहिए? इसी वजह से लोग प्रोफेशन में नहीं लेते इसको। धतूरा खा रहा है, अघोरी है, तो अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो उनको उतना रौंदा नहीं है। यार लड़का तो भी डांस करके, तो लड़कियों का काम है। जनरेशन ही गायब हो जाती है। वो तो लड़न मर रहे थे, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो कुछ ऐसा दिखाना है कि वो भी रुक के रहे। यहाँ पे कथक बचा है, इसीलिए मैंने अपनी ताज जिंदगी में जब भी नाचा तो उसको बाध्य करो ताली मारने पे। तलवारें रखी, दा दिन दिन दा रख दिन दा झूला राधे। कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए। नेहरू जी के समकालीन उठ गया कथक। वहाँ मंदिरों में नाच को एकदम मजबूती से रखा गया। लखनऊ आते आते इसकी मिठास बन गई। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं, वहाँ की देन थी। जय शिव शंकर। फेशियल एक्सप्रेशंस, वीर, उत्साह, श्रृंगार, हास्य, भय, क्रोध। फुल टाइम करियर डांसिंग को बनाने में। आपको पता है फीस इतनी कम है, लाख रुपए कमाता है। एक महीने के 10-15 लाख रुपए कहीं नहीं जाते। चैलेंजेस है। हर बच्चा अलग अलग होता है। ये ऐसा वो भौंडा नृत्य नहीं है। ये वक्त के साथ आएगा और जाएगा। ये बेहतरीन है। ऑडियंस को भी आदत पड़ गई है शॉर्ट कंटेंट। 45 मिनट तो नाचे ही नाचे। कम से कम साल भर तैयारी चाहिए। कैसे उनको मोटिवेट करके रखता है? हर व्यक्ति अपने शॉर्ट टाइम में वायरल होने की कुछ ना कुछ काम किया है। कई सालों की आपकी साधना है। खुद को कैसे समझाते हैं कि अब मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा? कोई जो मिला था मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत हो। नमस्कार दोस्तों, हमारे यहाँ मंदिर हो या थिएटर, फेस्टिवल हो या फैमिली फंक्शन, बारात चाहे भगवान की निकल रही हो या दूल्हे की, डांस हर जगह जरूरी है। उसके बिना हर काम अधूरा है। डांस केवल एंटरटेनमेंट का एक साधन ही नहीं है, बल्कि एक साधना है। डांस इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ वर्शिप, स्पिरिचुअल कनेक्ट, कल्चरल आइडेंटिटी। अगर कोई दिल से डांस करता है तो आप उसकी पर्सनालिटी में एक अलग ही ग्रेस, कॉन्फिडेंस और खुशी देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में पर्सपेक्टिव बदला है, पर अभी भी लोग डांस को एक फुल टाइम करियर बनाने से बहुत हेजिटेट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है एक ब्रिलियंट परफॉर्मर, एक रिस्पेक्टेड गुरु जो टेक्निक और इमोशन दोनों पर काम करते हैं। उनका मानना है कि डांस केवल एक आर्ट ही नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सो वेलकम गुरु प्रदीप्त चक्रवर्ती टू आवर शो। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हुई आपके सामने आने में, अपनी बातों को रखना, क्लासिकल के विषय में रखना। आपने जो मुझे मौका दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। तो सर, डांस क्या है? मतलब डांस एक इमोशन है, एक साधना है, एक थेरेपी है या एक सेलिब्रेशन है? जितनी भी चीजें आपने बोली हैं सब है। जब आप नाचते हैं तो आप खुश होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपको लगता है कि ये आपके साथ पूरी जिंदगी रहना चाहिए। ऐसे में आप उसको अपना लेते हैं, और जब आप अपनाते हैं तो वो आपके साथ पूरी जिंदगी रहता है। वे ऑफ लाइफ है, एजुकेशन है, भक्ति है, सब कुछ है। डांस सब कुछ है। नृत्य के अलावा मुझे, मतलब चूंकि मैं खुद नृत्य गुरु हूं, तो मुझे नृत्य के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मैं सब बहुत परेशान होता हूँ, तो जब नृत्य देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, या जब करने की कोशिश करता हूँ, या जब उसको मन में भावना लेके आता हूँ तो खुशी मिलती है। देखिए, संभव नहीं है हर व्यक्ति के लिए नृत्य करना। तो कुछ लोग गा बजा लेते हैं, वादन क्रिया कर लेते हैं, या गायन क्रिया कर लेते हैं, लेकिन होता तो है। मैं अब आपके भारत में ही देखिए ना, इतने सारे नृत्य, हम तो नाम भी नहीं जानते। लोग सिर्फ सोचते हैं कि कथक है या भरतनाट्यम है, या 2-4 पॉपुलर नाम जानते हैं, जैसे भांगड़ा, गिद्दा, लावनी। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि आंचलिक डांस हर प्रांत में है। आप शुरू कीजिए जम्मू कश्मीर से, झूमर है, नीचे उतरते जाइए, बिहार आएंगे आपको नट नटनी मिलेगा, थोड़ा ओडिया साइड में जाएंगे आपको छऊ मिलेगा, बिहार में भी आपको छऊ मिलेगा, इवन बंगाल के अंदर भी आपको छऊ मिलेगा। 3 अलग अलग है। सरायकिला है, पुरुलिया है, मयूरभंज है।
इसके अलावा आप एमपी में चले जाइए, वहां आपको भील मिलेगा, टिप्पणी मिलेगा। नीचे चले जाइए, खाई कुट्टी है। उड़ीसा की तरफ चले जाइए, गोटी पुआ है। इतने सारे डांस हैं जो हम आम भारतीय जानते भी नहीं। तो जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म से मैंने पढ़ाई की, 8 डांस फॉर्म्स हैं जिनको हम क्लासिकल बोलते हैं, पर आपने तो इतने सारे डांस फॉर्म्स बताए, तो क्या कुछ चेक्स होते हैं जो उसको क्वालिफाई करते हैं कि दीज आर क्लासिकल, तो ये सब कुछ होना चाहिए इनमें? हाँ जी, हाँ बिल्कुल होते हैं। हमारी एक पुरानी किताब है जिसको नाट्य शास्त्र कहते हैं। ओके। हमारी पुराने बुजुर्गों द्वारा लिखी गई है। उसमें उन्होंने कई सारे खंड बताए हैं कि नृत्य में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, दृष्टि का काम होना चाहिए, ग्रीवा भेद होना चाहिए, शिरोभेद होने चाहिए, हस्त मुद्राएं उसके विनियोग होने चाहिए, बोल पढ़ंत होना चाहिए, भ्रमरी यानी कि चक्कर लेना होना चाहिए, पिरविट्स होने चाहिए, पाँव को रखने का स्थान है अलग अलग, जैसे स्वस्तिकम है, बैक स्वस्तिकम है या फ्रंट स्वस्तिकम है। इतने सारे चीजें बताई हैं। इन सारे क्राइटेरिया को जब पूरा करते हैं तो वो क्लासिकल बनता है, जिसको भारत सरकार मान्यता देती है। ये कौन डिसाइड करता है? कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं डिसाइड करता है। सरकार में बैठे हुए जो बेहतरीन गुरु लोग हैं, जो इन सभी विधाओं से पारंगत हैं, वो बैठते हैं, उनकी पूरा टीम बैठती है और फिर उसके बाद स्क्रूटनी होती है। फिर वो हर क्राइटेरिया को कंप्लीट करके देखते हैं, फिर उसको मान्यता दी जाती है। इस प्रकार से शुरुआत से ही, जैसे कथकली रहा हो, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, ओडिसी है, कथक है, इस तरह से सबको थोड़ा 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 करके जांचा गया, परखा गया, फिर उनको क्लासिकल का दर्जा दिया गया। अभी अभी जैसे दूसरे डांसेस को भी दिया गया, क्लासिकल बनाया गया, जैसे गौरिया को मेरे ख्याल से अभी क्लासिकल मिला है ना, या और भी क्लासिकल के लिए लाइन में है। बहुत दिनों से कोशिश हो रही है कि छाऊ को क्लासिकल बनाया जाए। एक छाऊ है जिसमें ना मास्क पहनते हैं, वो मास्क पहन के डांस करते हैं। सब कुछ है उनके अंदर, छलका करते हैं वो, उनकी बोल पढ़ंत है, सब कुछ है, लेकिन वो मास्क पहन। अब आप सोचिए, अगर मास्क पहनेंगे तो एक्सप्रेशन कैसे दिखेंगे? तो वो एक पूरा का पूरा चंक ही अलग हो गया ना। करेक्ट। तो अब वो जब बोलने जाते हैं तो उनसे हम यही सवाल करते हैं कि अगर आप मास्क में डांस कर रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा एक्सप्रेशन, दृष्टि, हाँ, कपोल, उसके अधर कैसे दिखेंगे? और वो जब उसमें लिखा हुआ है नहीं दिखेंगे तो आप उस क्राइटेरिया में उसको डाल ही नहीं पा रहे। तो वो चाहे बाकी सारी चीजें कंप्लीट कर रहे हो, जैसे 20 में से 15 कर रहे हो, 5 तो नहीं कर रहे ना, तो क्लासिकल नहीं बन रहा। इसी प्रकार से नॉर्थ में अब हम आते हैं कथक में। कथक को भी काफी विचार करने के बाद क्लासिकल बनाया गया। कथक शुरुआत में क्लासिकल नृत्य नहीं था, एक नृत्य था। पहले मंदिरों में हुआ, फिर दरबारों में हुआ, फिर आगे जाके परिस्थिति जब देश की खराब हुई तो नृत्य कोर्ट्स में आ गया, मतलब जिसको हम लोग शाब्दिक भाषा में कोठा कहते हैं, वहां भी पहुंचा। देखिए, बुरा नहीं था, आप उसको अदरवाइज या देह व्यापार से जोड़ नहीं सकते। नृत्य नृत्य था, जिसको जहां जगह मिला वहां उसने। फिर भारत सरकार को जब महसूस हुआ कि नहीं, इसका दोबारा से उद्धार करना चाहिए, तो उन्होंने फिर उसको और इम्प्रूव किया। बड़े बड़ी नृत्य के स्कूल खोले भारत सरकार ने, जैसे कथा केंद्र है दिल्ली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथा केंद्र के भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। वो संगीत नाटक अकादमी का एक घटक है। क्लासिकल डांस फॉर्म में इन पर्टिकुलर चीजों का क्या रोल है, कितनी इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल पूछिए। तो फेशियल एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन, देखिए ये तो एक्सप्रेशन के बिना तो डांस ही नहीं है। जब तक आप भाव लेके नहीं आएंगे, और भाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही दिखाते हैं, शांत, ठीक है, मैं उसके रसों को बता रहा हूं, ठीक है, वीर, उत्साह, है ना, श्रृंगार, हास्य, भय, हाँ, क्रोध। एक्सप्रेशन के बिना तो डांस ही नहीं है। आपको ये एक्सप्रेस तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत। और सर, हैंडवर्क, मुद्राएं। देखिए, मुद्राएं जो है वो कहानियां कहने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये आपको हेल्प करती है। अब जैसे मैं मुस्कुराया, भाव बिना हाथ के मैं बता नहीं पाऊंगा ये लड़की है ये लड़का, तो मैं मुस्कुराया
और कहा ठीक है, अब इतने ही में मैं कृष्ण को भी लेके आ सकता हूं। मैंने कहा तो मुद्राओं के बिना कहानी कहना बड़ा सुविधाजनक होता है, मुद्रा सपोर्ट करते हैं। फुटवर्क, कथक में फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट आयाम है। फुटवर्क बिना पद संचालन के अगर नृत्य को नाचा जाए, पद संचालन में भी ताल का होना बहुत जरूरी है। देखिए वो जुड़ता चला जाता है। गरबा में भी पद संचालन है ना। किसी के प्रकार के फोक डांस में भी पद संचालन है। पद संचालन की बिना तो आप नृत्य नहीं कर सकती ना, आपको आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर करना है। कथक में रिदमिक फुटवर्क है, वो भी जोड़े हुए, वो प्लस माइनस हिसाब होता है कि इतना पांव इधर जाना है, उतना पांव हर बोल के हिसाब से पांव करना है। जैसे मैंने कहा ता थे तत्, तो वो साउंड करेगा। मैंने कहा थई थई तथई ता, तो जैसा रिदम बोलता है घुंघरू के साथ पदचाप भी ऐसे चलते हैं। तो पांव सब जुड़ा हुआ, जैसे मैंने कहा अंग है। कॉस्ट्यूम मिमिक करना, किसी हम मिमिक्री को ना नए बच्चे नहीं समझते, हम ना एक दूसरे को मिमिक करते हैं। हम शुरू से ही मिमिक करते हैं। बेटा अपने बाप को करता है, बेटी माँ को करती है, कई बार तो बेटी बाप को भी मिमिक कर रही होती है ना। तो हम मिमिक करके भगवान को दिखाते हैं। हम कृष्ण बनते हैं, हम राम बनते हैं, हम शिवा बनते हैं। जब हम बनते हैं तो उसके साथ साथ परिधान भी वैसे होने चाहिए। तो कॉस्ट्यूम बिल्कुल एक समांतर रूप से जरूरी होता है। जैसे आप राम बनेंगे तो वनवास वाले राम का जो अंग कॉस्ट्यूम जिसको आप कह रही हैं अलग होगा। वो गेरुआ कपड़े होंगे, कंठी मालाएं होंगी। लेकिन जैसे ही राजा राम होंगे, आप मुकुट में आ जाएंगे, आप ज्वेलरीज अलग ढंग की पहनेंगे, आपकी धोती अलग ढंग की होगी। तो कॉस्ट्यूम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डांस है। मेकअप देखिए क्या होता था पुराने समय में, मेकअप जैसा बहुत कुछ नहीं था। जो हमने सीखा और जाना कि सुर्खी या कत्था, हाँ लिपस्टिक, ठीक है, उसी से रूज बनाया है ना। काजल को काफी देर तक उसकी दिया के साथ गरम किया और उस पे जो बनी बादाम, हाँ उससे काजल लगाया, सिंदूर लगाया, थोड़ा सा खींचा उचा, हाँ नारियल का तेल लिया, बालों में लगाया, मेकअप हो गया। जैसे जैसे वक्त के साथ चीजें बेटर होती गई, प्रोडक्ट आते गए, लोग उसकी जगह प्रोडक्ट यूज करने लगे। आज भी कथकली में, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, कथकली एकमात्र ऐसा डांस है क्लासिकल डांसेस में जिसमें नेचुरल चीजों से मेकअप किया जाता है। वो आर्टिफिशियल पेंट, लिपस्टिक, काजल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो प्राकृतिक चीजों से रंग बनाते हैं आज भी, और प्राकृतिक चीजों को लगाते हैं। तो मेकअप भी इंपॉर्टेंट है, बस मैंने बताया कि उसके आयाम अलग अलग है। कि जैसे बोलते हैं कि अरे लड़का है तू डांस थोड़ी करेगा, तो लड़कियों के काम है, जबकि इट्स ऑपोजिट। जितने अच्छे गुरु हैं वो पुरुष हैं और इस प्रथा को आगे पुरुष लेके जा रहे हैं, और समाज में उल्टा बोलते हैं कि अरे लड़का है तू भी डांस करेगा, तो लड़कियों का काम है। हाँ, हमारा समाज ना अलग ढंग से विकसित हुआ है, जहां हम बहुत सारी चीजों को नहीं मानते या मानना नहीं चाहते। है तो सब कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं या जिनको हम मान रहे हैं सर्वे सर्वा, वो तो खुद नर्तक है ना। चाहे अच्छा ठीक है, मैं शिवा से बात करता हूँ, द लॉर्ड शिवा। हम कहानी उनकी भी बताते हैं, तो खुद भी शिव को नर्तक माना गया है, तभी उनको नटराज कहते हैं। आप पुराणों में पढ़िए या कहीं भी देखिए, आपको पता चलेगा कि वो नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कूद रहे हैं, तो पुरुष है ना। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि पुरुष नहीं करेंगे। थोड़ा आगे इसके बाद आते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, वो स्वयं बहुत अच्छे नर्तक थे, तो वो भी तो नाच रहे थे ना। तो कैसे लड़के नहीं नाचते? लड़के नाचते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम करते हैं, हम मानना नहीं चाहते। कुछ संस्कृतियां हैं जो स्वेच्छा से अपना लेती हैं, कुछ संस्कृतियां हैं जो अपनाती तो हैं, बस उसको बोलती नहीं है। हम बहुत छोटे पीरियड को देख रहे हैं। अगर आप बड़े विस्तार में बड़े पिक्चर को देखेंगे तो नृत्य सामूहिक रूप से गांव में सारे किया करते थे, अभी भी करते हैं।
जहां नहीं करते हैं वहां ये प्रॉब्लम है। गरबा में कहां बोला गया है कि सिर्फ लड़के नाचेंगे या लड़कियां नाचेंगी? भंगड़ा और गिद्दा होते समय लड़के नाचते हैं ना। आपने कभी डांडिया में सिर्फ लड़कियों को नाचते हुए देखा है? नहीं ना, लड़के नाच रहे हैं। अब भील है, एमपी का एक डांस है जो रिदमिक डांस है पूरा, उसमें ना देयर इज नो सॉन्ग, वो सिर्फ रिदम है। दिदिन 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 दितक तक तक दिदिन तक दिन दितक दितक दितक, लड़के नाचते, पावरफुल डांस है। जिनकी संस्कृति पक्की नहीं है उनके यहाँ इस तरह के जवाब देखे जा सकते हैं। अभी भी आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, होली में लड़के भर के नाचते हैं, वो सारा रा 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 ऐसा करके रिदम लेंगे और भर के नाचते हैं। अब तो आप मना नहीं करते हैं। शादियों में, बारातों में फिर तो आप नहीं कहते हैं लड़के क्यों नाचेंगे। ये सिर्फ हमारे यहाँ के फैलाए हुए थोड़े सी दुष्प्रचार है जो इधर 30-40 वर्षों से ज्यादा फैलाया गया है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़के नाचते हैं। तो सर आपने जैसे लॉर्ड शिवा का बोला कि वो तांडव करते हैं, तो तांडव वो बस गुस्से में करते हैं? ऐसा है कि अगर भगवान शिव तांडव कर रहे हैं तो अर्थक्वेक आ जाएगा या कुछ बुरा होने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, यही बातें मैं कह रहा था कि दुष्प्रचार है। अरे कोई गुस्से में क्यों नाचेगा? नाचते समय गुस्सा आ सकता है या क्रोध को शांत करने के लिए नाचना है। गुस्सा आने में नाचते हुए किसको देखा है आपने? शिव जो थे वो नर्तक थे, जैसे हमने कहा वो नटराज है। तो नट मतलब उसमें सारी विधाएं आ रही है, वो वादन क्रिया भी है, नृत्य भी है, गायन भी है, उसके राजा है। अब आप सोचिए ना, मैं आपको एक कल्पना देता हूँ कि कल्पना कीजिए वो पार्वती के साथ नाच रहे हैं, तो गुस्से में क्यों नाचेंगे भला, है ना? वो अपने गनों के साथ नाच रहे हैं। गनों का मतलब उनके जो साथी थे, जो अगचर थे, इनके साथ नाच रहे, कहीं जा रहे हैं पहाड़ों पे। मैं कल्पना दे रहा हूँ आपको, गुस्सा क्यों करेंगे भला? आनंद तांडव भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। आप खुश हो गए नाचिए। तांडव इज अ स्टाइल, दिस इज लाइक ए कथक। गुस्से में एक कहानी है जिसमें कहा गया है सती के मर जाने के बाद उनका देहवसान जब हुआ, जब उन्होंने अपना देह त्यागा, तो शिव काफी क्रोधित थे। उस क्रोध में उन्होंने नाचा। तो वहां एक कहानी आती है जब वो नाराज होते हैं, कोई भी होगा। हाँ। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि सती कौन है, और जैसे कुछ शक्तिपीठ के बारे में बात की जाती है, तो क्या शक्तिपीठ? हम सतयुग में चले गए ना। दक्ष की पुत्री है सती। हाँ, राजा दक्ष की पुत्री शिव को पसंद करती थी, फिर शादी की उनसे। दक्ष को ये पसंद नहीं था। मैं छोटा लेके जा रहा हूँ कहानी को, तब बहुत लंबी कहानी। दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था कि अघोरी है, मैं राजा हूं, सी सब कुछ है मेरे पास, आप तो, तुमने पसंद भी किसको किया? वो देखो एक क्या है, कुछ भी उसके पास नहीं है, धतूरा खा रहा है, ध्यान लगा रहा है। हाँ, तुमने एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने की कोशिश की या की। तो राजा दक्ष को नाराज हुए। राजा दक्ष जब नाराज हुए तो अब सती ने कहा कि नहीं भाई, लव स्टोरियां तो तब भी थी, है ना। दक्ष ने एक यज्ञ रखा और सबको, सम्मानित लोगों को बुलाया, सती के हस्बैंड को यानी कि शिव को नहीं बुलाया। तो शिव तो बोले थे, अभी भी है, वो कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, पापा तो है, ऐसा है ना। तो कहती नहीं, मैं पापा से फाइट करूंगी, मैं जाऊंगी, मैं लड़ूंगी। कहते क्या जरूरत है, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने बुलाया। तो नहीं, वो तो पापा है। तो सती गई, फाइट किया अपने फादर से, क्यों नहीं बुलाया। नाराजगी में सती ने देह त्याग किया। उन्होंने कहा कि ये जो अग्निकुंड हवन के लिए आपने बनाया है, आप मेरे हस्बैंड से मतलब ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने नाराज हो गए, राजा पुत्री थी भाई। हाँ, कहा ठीक है, मैं देह त्याग करती हूँ। तो शिव को जब पता चला, जब वो लौट गए, तो वो अग्नि में समाहित हो गई थी। तो वो शिव ने उनको ऐसा करके कैरी किया और कैरी करके कहते हैं नृत्य किया। अच्छा। तो माँ के जो छोटे छोटे अंश गिरे अलग अलग जगहों पे, और जो आप कह रही हैं वो पिंड बने। हाँ, और आज भी जैसे माँ कामाख्या, मैं एक ही नाम लूंगा, माँ कामाख्या, हम वहां जाके पूजा करते हैं। तो हमने भगवान शिव की बात करी, उसके बाद त्रेता युग में अगर हम आते हैं तो हमें कथक कहाँ देखने को मिलता है?
युगों में जा रही हैं आप, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग। कथा कहे सो कथिक कहा है। कथिक यानी कथक तभी कहे जब आप कथा कहते हैं। तो कथा कहने का रिवाज, जैसे हम पुराने, जैसे मैंने कहा सतयुग एक अलग कथा है, तो सती की कहानी बताई ना आपको, शिव की कहानी बताई, तो बताने वाला कौन? सूत्रधार मैं। तो त्रेता युग में सूत्रधार कौन बना? त्रेता युग में कथक डांस करने वाले या कथा कहने वाले लव और कुश हुए। अच्छा। क्योंकि लव कुश ने पहली बार राम दरबार में जाके अपनी मां की कहानी सुनाई, सेकेंड हाफ की, कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा हुआ, और हम पुत्र हैं लव और कुश। तो एक कथाकार कहानी कहता है। तो जैसे मैंने कहा, कथा कहे सो कथिक कहा है। कथा कहने वाला ही कथिक है। वो क्लासिकल डांसर कथक डांसर नहीं है, वो कथिक है। तो जितने भी लोग वाचन क्रिया करते हैं, बोलते हैं, सब कथिक है। तो कथिक ही कथक डांसर बनता है। तो त्रेता युग में हमें दिखता है लव और कुश। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है कथक का, कि कथक कितना पुराना है। तो त्रेता युग से चला आ रहा है, उससे पहले सतयुग में भी दिखता है। और फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण। द्वापर युग में तो कथक का विस्तार है। द्वापर युग में जब हम आते हैं, युग ना किसी पर्टिकुलर चीज से शुरू या खत्म नहीं होता, युग काफी बड़ा होता है। उसमें हमें ढूंढना होता है कि वो कहानियां कहाँ हैं। तो कृष्ण हम कृष्ण को बहुत कम जानते हैं। कृष्ण काफी विस्तार है। कृष्ण स्वयं नटवर थे। शिवा इज ए नटराज और कृष्ण इज ए नटवर। लोग ना पूछते नहीं है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नटराज एंड नटवर। नटराजा यानी कि राज, नटवर यानी वरण करने वाला, धारण करने वाला। एक सतयुग में और एक द्वापर में। तो पुराणों की मान्यताओं के हिसाब से कृष्ण को स्वप्न में शिव आए और उन्होंने नृत्य कला सिखाई। लेकिन कृष्ण जो थे वो उनके ही अंग माने गए नृत्य में, क्योंकि शिव ने सिखाया। अब रिलेट टू कथक, कथक को नटवरी नृत्य भी कहते हैं। ध्यान रखिए, नटराजा नृत्य नहीं कहते, नटवरी नृत्य कहते हैं। कृष्ण जो नाचते थे, क्या वो कथक है? कथक था, क्लासिकल कथक नहीं था। क्लासिकल तो हमारे सरकार ने बताया। अब कहानी नॉर्थ की है, इधर माना जा रहा है, मान्यताएं इधर हैं, तो हम मान के चलते हैं कि कृष्ण ने कुचिपुड़ी तो नहीं सिखाया होगा, है ना? तो जो कुछ भी सिखाया था, व्हाटएवर इट इज, तो नॉर्थ वालों ने उसको अपनाया, अपना नाम दिया कथक। कहा इसका एक और खंड मिलता है, जब अर्जुन इंद्र के पास जाते हैं और इंद्र के पास अपनी शिक्षा पूरी करने जाते हैं। वहां से उनको जब वो धनुष वगैरह लेके आते हैं, गांडी वगैरह लेके आते हैं, तो अर्जुन से इंद्र ने कहा कि हे पार्थ, नृत्य कला भी सीखो। तो अर्जुन ने कहा, इंद्रदेव मैं अर्जुन हूं, है ना, मैं योद्धा हूं। हाँ, मैं कहा तो तीर धनुष लड़ाई ये वो पढ़ाई लिखाई सब ठीक है, नृत्य भला क्यों सीखो? सीखो, ये कला भी सीखनी है। फिर उन्होंने वहां कामदेव रति से नृत्य सीखा। देखिए, इसको प्रूफ तो नहीं कर सकते ना कि उन्होंने कामदेव रति सीखा, लेकिन आप महाभारत को अगर मानते तो आपको ये खंड पता होगा कि अज्ञातवास के दौरान अर्जुन पूरे एक साल वृणला के रूप में थे और राजा के घर पे उनकी पुत्री को नृत्य सिखाते थे। तो अर्जुन ने वहां सिखाया। ये एक और प्रसंग है जहां कथक दिखता है। ठीक है, मैं कथक डांसर हूं तो वही दिखा रहा हूं आपको। अब कृष्ण, हम वापस आते हैं तो अर्जुन का एक प्रसंग दिखा कथक के साथ, रासलीला। रास कई जगह नाची जाती है। गुजरात में तो दांडिया, कृष्ण का एरिया है वो, है ना? बिल्कुल। यूपी, यहाँ होली नाचते हैं, रास नाचते हैं। मणिपुर जाइए, आपको वहां भी रास मिलेगा। अच्छा। ये पूरा बेल्ट जो है ना, ऐसे करके इस पूरे बेल्ट में आपको कृष्ण का रास मिलेगा। कोई ऐसी कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या कोई ऐसा प्रसंग जो आप कोट करना चाहते हो? बिल्कुल, होली बहुत प्रसिद्ध है, एक पुरानी कविता है। इसको अगर आप ढूंढेंगे तो हमारे मूवीज में भी इस्तेमाल हुआ। मैं आपको ये कविता पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत सुंदर कविता है, जिसमें विस्तार से कहा गया है कि कृष्ण कैसे हैं और होली खेलते समय उनके छंदों को किस तरह से इस्तेमाल किया है। कि नर तत नंद, नर तत नंद नंदन, नंदन मतलब
नंद के पुत्र, है ना, कि नर तक नंद नदन छुम छन तक्षुम तक्षुम तक दिगधा दिग दिगदत लियो रंग सब सखा संग मन में उमंग गति कृदंगता, मतलब तेज गति में, कि नर तक नंद नदन छुम छन तक्षुम तक्षुम तक दिगधा दिग दिगदत लियो रंग सब सखा संग मन में उमंग गति कृदंगता खेलत भुज मेलत, किसके साथ, खेलत भुज मेलत लपक झपक राधा ललिता चंद्रावली लियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी। बहुत सुंदर है ना, कितना सुंदर छंद है। जब आप पूरी कविता के साथ जाते हैं तो आपको पूरा कृष्ण दिखते हैं। वक्त खंडों में अलग अलग लोगों ने कविताएं लिखी हैं। ऐसी ही मैं आपको एक शिव पे एक कविता सुनाता हूँ। शिव का स्वरूप दिखता है उस पूरे कविता में। पुरानी कविता है, मेरी नहीं है, मेरी लिखी हुई नहीं है, मेरी सुनी हुई सीखी हुई है। डिम 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 डिमक डिमक डिमक, ये ना डमरू। हाँ, तो इनके बोल कैसे होते हैं, डिग 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 डम 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 डम। तो ओम शुरुआत होती है ओम। ओम का मतलब होता है डिवाइन, मतलब आकाश गंगा। आकाश गंगा जहां शून्य है, ओम जहां सिर्फ एक साउंड है हल्का सा। आप ओम बोलेंगे तो गुंजन है, कुछ भी नहीं है, तो उससे वो ओम जुड़ा हुआ है। तो ओम डिमक डिम डमरू बाजे गिरी कैलाश शिखर पर साजे धुमकड़ तक ध्वनि मृदंग बाजे शीश चंद्र और गंग विराजे उमा रमा हरि सुर सब साजे कर त्रिशूल डमरू लिए नाचे शिव धित 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 कृधित तकिट धान धान धा शिव धित 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 कृधित तकिट धान धान धा शिव धित 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 कृधित तकिट धान धान धा। सतयुग दिखता है, द्वापर दिखता है, त्रेता दिखता है। इसके बाद अगर हम कथक को लेके आते हैं, इसके बाद अगर कलयुग कलयुग लेकर चले, काल शुरू होता है मंदिर काल। मंदिर काल के बाद वो दरबारों में आया, फिर छोटे छोटे कोर्ट्स में आया, फिर सरकार द्वारा जैसे कहा गया जीर्णोद्धार करने के बाद ये वापस मंचों पे आया। तो इसीलिए अब वो रंगमंच पे नाचा जाता है। तो सर जैसे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, इसमें से मेजॉरिटी सब सर्दर्न इंडिया के हैं। अपने पूरे नॉर्थ बेल्ट पे केवल कथक एक डांस है जो उत्तर प्रदेश का है। तो ऐसा क्यों कि नॉर्थ में केवल एक ही डांस को क्लासिकल बोला गया और साउथ के काफी सारे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, बहुत सारे डांसेस हैं। हाँ, 3 तो आपने नाम लिए, चौथा भी है मोहिनीअट्टम। हाँ, तो 4 उस साइड से उनका प्रेशर ज्यादा है कि नॉर्थ को सिर्फ कथक मिला है, उनको ज्यादा मिला है। उन लोगों ने वो दर्जा पाया है, उनके अंदर वो सारी चीजें हैं। जैसे मैंने बताया, दृष्टि का भेद, पढ़ना, आंगिक क्रियाएं या पद संचालन, उन्होंने वो सारे क्राइटेरिया कंप्लीट किए। तो एक घर से 10 IAS भी बन सकते हैं और बगल वाले पड़ोस में से एक भी नहीं बनेगा। तो अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो बन रहे हैं। नॉर्थ में सिर्फ कथक क्यों? बेल्ट है ये। आप देखिए, अफगान, टर्क, है ना, राजस्थान, ये वाला जो बेल्ट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का एरिया, बिहार, पटना, बंगाल, और बंगाल के और आगे जाएंगे तो थोड़ा उधर म्यांमार, उधर तक चले जाते हैं। इस पूरे बेल्ट पे जमीनी बेल्ट था ना, और आना जाना आसान था। तो पुराने समय से ही टर्क्स ने या वहां के जो लोग थे, मिडिल ईस्ट, और पुराने चले जाइए, आप चले जाइए ना, रोमन काल में चले जाइए। रोमन काल से आपको पता है एलेक्जेंडर आए थे, बार बार इनको रौंदा गया, तोड़ा गया। साउथ की तरह ही नॉर्थ की संस्कृति बहुत मजबूत संस्कृति है। फर्क सिर्फ इतना है, उनको उतना रौंदा नहीं गया, इन पे बहुत ज्यादा हिंसा हुई। इनके मंदिरों पे हमला हुआ, तोड़ा गया। मंदिर से पहले भी चले जाइए, अगर सिर्फ यज्ञ भी था तब भी, हर अलग अलग काल में इन पे कोई ना कोई अत्याचार हुआ। इनके साथ क्या हुआ, इतना बार आए वो हिंदी से उर्दू बन गया, पता नहीं कौन सी लिपि बदलती चली गई। पाली तो खो गई, इवन देवनागरी भी बिल्कुल शुद्ध नहीं बोलते हम, उसकी भी बहुत अलग अलग फॉर्म्स हो गए, लोकल फॉर्म्स। मैथिली आप देखिए, उन लोगों ने कोशिश की छोटे छोटे अंचल में, छोटे छोटे उसमें ग्रुप में रह के
इन लोगों ने बचाने की कोशिश की और मौखिक रूप से बचाया। लिखित तो खत्म ही हो गया। कैसे कैसे लिख सकते हैं आप? वर्षों तक आपके ऊपर इस तरह से अगर कोई तोड़ता है, हम 30-40 सालों में खत्म हो जाते हैं, एक पूरी की पूरी जनरेशन ही गायब हो जाती है। कथक तो था, लेकिन इतनी बार रौंदा गया। तो जब रौंदा गया तो संस्कृतियां ना, आप बार बार किसी पेड़ को नीचे से जड़ के पास से ही तोड़ देंगे, वो फिर पनपती है, फिर तोड़ देते हैं, फिर पनपती है। आपने पनपने नहीं दिया, इसीलिए यहाँ शायद और भी कुछ हो सकता था जो मिली नहीं, शायद बाद में मिली। तो कथक के साथ क्या है कि कथक को यहाँ के लोगों ने बचा के रखा। हम ना बड़ा ये बात कहते हैं कि वो मुगलों ने कथक को बहुत कुछ दिया है, ऐसा। मुगलों के पास खुद का क्या था जो उन्होंने दिया? अगर दिया होता तो टर्क भी नाच रहे होते कथक, है ना? अफगान में, कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में सब कथक नाच रहे होते। उनको उनके कुछ अंश अच्छे लगे, उन अंशों को उन्होंने अपने दरबार में जगह दी। बस इतना ही योगदान था और 2-4 फारसी नाम के चीजें उसमें जोड़ दी। आपको कहां मिलता है कि औरंगजेब के यहाँ कथक बहुत सारा नाचा जाता था? ऐसा कहां मिलता है? आप क्यों ना मूवीज में दिखा दिया है कि वो शीश महल में नाच रही है, हाँ, तो अकबर के यहाँ कथक हो रहा है। कथक का जीर्णोद्धार आखिरी के दिनों में, जब नवाब रह गए थे थोड़े बहुत, हाँ, जैसे मैं एक पर्टिकुलर नाम लूंगा, वाजिद अली शाह, ऐसे कुछ नवाब पर्टिकुलर हुए जिन्होंने कथक में योगदान दिया है। मैं इनकी बात मानता हूं। पूरा मुगल ने दिया है, वो तो लड़न मर रहे थे, उनको क्या फर्क पड़ता है। इवन आप उनके दरबार में हम प्रणामी कहते हैं। हमने कहा था तत् तिगधा दिगदिग तिगधा दिगदिग तत् तत् थे, अब उन्होंने कह दिया सलाम। अब हम तत् तत् थे भाई, थे तो वो नॉर्मल इंसान ना, तिगधा दिगदिग तिगधा दिगदिग तत् थे हुजूर, वो ये अब उन्होंने कहा हाँ ये सलामी है, था वो प्रणामी, आपने सलामी बना दी। तो आखिरी के दिनों में कथक में योगदान रहा है। कथक में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है मेरे हिसाब से, तो वो, देखिए मैं लखनऊ घराने का शागिर्द हूं, हाँ, बोल के फंस जाऊंगा लेकिन फिर भी बोलूंगा। सबसे ज्यादा अगर कथक को बचा के रखा है तो वो है जयपुर। ये मेरा सवाल है राजस्थान और ये जो, हाँ, ये यहाँ पे कथक बचा है कि घराने क्या होते हैं, कैसे फिर आके घराने बने, कितने घराने हैं, जैसे लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, जयपुर घराना है। घराने 4 घराने हुए, जयपुर, लखनऊ, बनारस, चौथा जिसको खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा मान्यता नहीं है लेकिन रायगढ़ है। कथक जो आज जिस फॉर्म में आप देखती हैं, उसका सबसे पुराना घराना जयपुर। दरबार सजा है, कल्पना कीजिए, कांच के टुकड़ों पे कथक नाचा जा रहा है, और मृदल एकदम जोरदार तरीके से उसके ऊपर तत्कार किया जा रहा है। तत्कार इज कॉल्ड फुटवर्क, फुटवर्क कर रहे हैं। तो राजा थे बड़ी बड़ी मूंछों वाले, आप कल्पना सिर्फ कीजिए, तलवारें रखी है, कोई एक नर्तक तलवार पे अब थिरकन दिखा रहा है, ताते दीते ताते दीते ताते दीते ताते दीते। तो जयपुर कथक को एक रूप को लेके चला। चूंकि मैं लखनऊ घराने का हूं तो 2 नंबर पे लखनऊ को डाल दूंगा। हाँ, लखनऊ आते आते इसकी मिठास बनने लगी, सुंदर सुंदर चीजें आने लगी कि झूलत राधे नवला किशोर जड़ित मणि 2 खंभ राजित झोंके देता झकोर। तो ऐसे मेलोडी आने लगी तो चीजें बिल्कुल बदल गई। लखनऊ घराना आंगिक हो गया, भाव प्रधान हो गया। देखिए पहले था ताल प्रधान, जहां तैयारी धा दिन दिन दा दिन दिन दा धा दिन 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 दा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दा 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 दा। अब यहां भावांग बनने लगे। तो लखनऊ घराना जो विकसित होने लगा, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो था मेरे गुरु के पूर्वज, ये फैमिली जिसको कालका बिंदादीन बोला जाता था। कालका बिंदादीन, इस घराने को कालका बिंदादीन घराना भी कहते हैं। ये 2 भाई थे, कालका जी और बिंदादीन जी। इन दोनों ने इसको बहुत उठाया। और ये जो टाइम पीरियड है ना, ये वाजिद अली शाह वाला टाइम पीरियड है। अच्छा, ये वाजिद अली शाह वाला टाइम पीरियड है। इस समय जाके बहुत हाइट मिला। आफ्टर कालका बिंदादीन, जैसे मैंने कहा, जगन्नाथ प्रसाद जी, बैजनाथ प्रसाद जी, शंभू जी महाराज जी, इन लोगों ने फिर कथक को और पुश किया। फिर
भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में। उस समय ये थे, शंभू जी महाराज तो थे, ठीक है, तो नेहरू जी के समकालीन थे। तो भारत सरकार उस समय कथक के ऊपर जोर मार रही थी। ये कथक का उद्भव था, उठ गया कथक, वापस कोर्ट से और दरबारों से रंगमंच में जगह मिली। तीसरा घराना बनारस। बनारस। बनारस बोलते आपको क्या दिखता है? भक्ति, घाट, है ना, ईश्वर, सादगी। बनारस घराना प्रचलित हुआ अपने भक्ति भाव। क्या तैयारी तीनों में नहीं है? नहीं, तैयारी तीनों में, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन आपको अलग देखना है ना, आपको चीजें अलग ढंग से दिखने लगी। वहां मंदिरों में नाच को एकदम मजबूती से रखा गया, उनकी तैयारी अलग ढंग से होती है। एक पुरानी मूवी का मैं एग्जांपल देके चलूंगा कि क्रांत था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं, चुम चुम छना नाना, चुम चुम छना नाना। इस तरह के जो पैटर्न वर्क बने, ये वहां की देन थी। लंबी लंबी पढ़ने आने लगी, कवितांगी पढ़ने आने लगी, जहां कृष्ण और इसके विषय में पूरी पूरी छंद काफी देर तक चलते थे। शिव का अगर नाचना है, अब जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर, पूरा गाना करतार हरे, तो वो पूरा मंदिरों में पूरा का पूरा भजन गाना, नाचना। और आज भी ऐसे ही। चौथा घराना रायगढ़ घराना। रायगढ़ के विषय में मेरी जानकारी, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी कम है, लेकिन उनकी भी अपनी चीजें हैं। हाँ, उनके दल बादल के परन वगैरह वो लोग नाचते हैं, अच्छी अच्छी चीजें नाचते हैं। मेरी जानकारी में थोड़ा कम है, इसलिए मैं उसके विषय में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। तो सर, बॉलीवुड ने कथक को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेल्प किया है या इसकी इमेज को थोड़ा डिटोरिएट किया है? क्या क्या इम्पैक्ट रहा है बॉलीवुड का कथक पे एज अ डांस? बॉलीवुड ने कथक को अच्छा भी किया है, और एक पूरा टाइम पीरियड ऐसा भी था जब इसकी बुराइयों की वजह से, इसका जगह की लोकेशन की वजह से बहुत सारे नॉर्थ में लोगों ने अपने बेटियों को सीखने से मना भी किया कि नहीं, ये नहीं सिखाएंगे। फिल्मों की वजह से जो कथक डांसर्स थे, उनको फिल्मों में ऐसा पोर्ट्रे किया गया, अलग ही स्वरूप, पान गिर रहा है, हाँ, एक लंबा सा टीका लगा रखा है, कुर्ता उर्ता डाल के, और ताते ही करता वो चला जा रहा है। लोगों ने सोचा शायद कथक डांसर्स ऐसे ही होते। उनको देखने के लिए मिला क्या? कुछ ही लोग थे जो स्टेज तक पहुंच पाते थे, बाकी तो वो मूवी देख रहे थे। उनको लगा कथक डांसर ऐसा होगा। यहां फर्क नॉर्थ और साउथ का फर्क पड़ा। साउथ वाले चूंकि पुराने थे, उन्होंने डांस को खींच के रखा, ज्यादा इधर उधर नहीं जाने दिया। लेकिन मूवीज जो बनाते हैं वो आपको एंटरटेन करने के लिए बनाते हैं, तो उन्होंने कथक के टीचर्स को वैसा दिखाना शुरू किया। तो एक बहुत साल तक लोगों ने टीचर्स को वैसे देखा। उदाहरण के तौर पे जैसे मुगले आजम थी। मुगले आजम में एक नृत्य है, मोहे पनघट पे, कैफी आजमी की मूवी है। इसके जो कोरियोग्राफर थे, वो पंडित बिरजू महाराज के चाचा लगते थे। तो उन्होंने कोरियोग्राफ किया ना, तो जब किया, और वो बहुत अच्छे डांसर थे, अभिनय बहुत अच्छा था, कथक को हेल्प किया। और कहते हैं कि इस डांस को सीखने के लिए 3 महीने तक उनके पास वो थी, तब जाके उनको थोड़ा बहुत उसकी पकड़, उसका अंदाज आया, तो हेल्प किया, कथक को ऊपर लेके गए। आप पाकीज़ा देखिए या ऐसी कोई मूवी देखिए जहां कॉन्सेप्ट ठीक बाजार हो, मीना बाजार हो, या इस तरह का, जहां स्त्रियां छोटे छोटे जगहों पे नाच रही हैं और लोग वहां देखने जा रहे हैं, नाच तो वहां भी कथक जैसा ही कुछ था। ऐसी मूवीज देखने के बाद पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कथक सिखाने से मना भी किया, क्या नहीं, ये तो बाजारू डांस है, जबकि ये गलत बात थी। देखिए, गायन और नृत्य शुरुआत से ही मंदिर में, फिर दरबार में, फिर छोटे छोटे कोर्ट यार्ड्स में नाचने गए, उसको कोठा बोला गया। कहीं तो सरवाइव करना था ना डांसर्स को। मंदिर बचे नहीं, दरबार बचे नहीं, तो डांसर्स कहां जाएंगे? आज आप स्टेज पे जाते हैं ना, हॉल में जाते हैं, अभी आफ्टर कोरोना देखिए लोग हॉल में जाना बंद कर दिया, लोग ओटीटी पे देख रहे हैं। तो मोड ऑफ जो हमारा देखने का तरीका, प्लेटफॉर्म था, वो बदलता रहा है। प्रॉब्लम क्या था कि हमारे जो डायरेक्टर्स या सिनेमाटोग्राफर थे, ये लोग प्रेजेंटेशन ऐसा दिया इन लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि आप बावर्ची में जो कथक टीचर बने थे, अब उनका प्रेजेंटेशन देखिए, कुछ जानबूझ के वो ऐसा फीमेनियन बॉडी दिखाना, एक व्यक्ति का शारीरिक रूप से मर्द और मानसिक रूप से स्त्री होना बुरी बात नहीं है,
ये तो ईश्वर की देन होती है, लेकिन आप इसे डांस से रिलेट कैसे कर रहे हैं? तो आपने जानबूझ के उस कैरेक्टर को ऐसा दिखाया, तो लोगों ने कहा यार ये कथक नाचने वाला भी ऐसा है, नचाने वाला भी ऐसा ही है। पर उस मूवी हम बहुत पसंद करते हैं, उसमें ऐसा लगता है जैसे वाह क्या काम किया सारे कलाकारों ने। लेकिन आप डांस टीचर को जैसे दिखाते हैं, महमूद साहब ने उसमें डांस टीचर का रोल निभाया। डांस टीचर को इतनी बुरी तरह से पोर्ट्रे किया गया है, कॉमिक दिखाने के चक्कर में आपने डांस टीचर का पूरा हुलिया ही खराब कर दिया। तो लोगों को लगा डांस टीचर ऐसे ही होते होंगे, वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं, हाथ में गजरा बांध के घूम रहे होते हैं, हाँ, और ऐसा ऐसा करके बात करते होंगे। कोई ऐसा भला क्यों बात करेगा? इसी वजह से लोग प्रोफेशन में नहीं लेते इसको। उनको लगता है कि प्रोफेशन लेने का मतलब ऐसा हो जाएगा। एक नॉर्मल इंसान के लिए तो वही है ना, वो पिक्चर 70 mm में उस पिक्चर को देख रहा है ना। एक गांव में, किसी गांव में, आप नॉर्थ के किसी गांव में चले जाइए, बिंदकी में, कन्नौज में, बिल्लौर में, जहां छोटे गांव खेड़े में ऐसा कुछ चल रहा हो, वो तो उसको लगेगा ना कथक डांसर ऐसे ही होते होंगे। ठीक बात है। उनकी कल्पना में तो आएगा ही नहीं कि वो भी संभ्रांत हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो सकती है, उनका वेद वेदांतर पे उनका पढ़ाई होगा, उनके कल्चरिस्टिक फैमिली से आए होंगे। नहीं, उनको लगता है ऐसे ही होंगे क्योंकि मूवीज ने ऐसा दिखाया। तो ये थी मूवीज की बुराई। अच्छाई क्या थी? जब पंडित बिरजू महाराज ने कुछ कोरियोग्राफ्स की, जैसे धाए शाम रो कलई रो कलई रो कलई, धाए शाम रो कलई और चख मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुन भी गई, सरक 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 सरक। तो लोगों को सीखने की अभिलाषा हुई, अरे यार ये तो बड़ा सुंदर है, अच्छा ऐसा है, कथक में इतना सुंदर अंग है, प्रेजेंटेशन अच्छा दिया ना, लोग आ गए। दिल तो पागल में एक सीक्वेंस है जिसमें ड्रमिंग कर रहा है शाहरुख जी, और एक साइड में माधुरी जी काफी चक्कर ले रही है, कुछ अंग ले रही है, ऐसा ऐसा घूम रही है, हाँ, दूसरी साइड में वो डिक चिक टक चक डिक चिक टक चक करके वो करिश्मा जी वहां नाच रही है। पोट्रे अच्छा किया ना कि एक अच्छा संभ्रांत फैमिली की लड़की क्लासिकल भी सीख सकती है वेस्टर्न के साथ। हमने अब तक दिखाया कि यही करने पे आप अच्छे हो सकते हैं, ये करने पे आप कोठों पे चले जाएंगे, लेकिन आपने दिखाया कि वाओ क्लासिकल भी सीखा जा सकता है, तो लोग सीखने आ गए। आपको पता है, मैं एक चीज बताऊं, वीड्स होता है, गांजा, दवा की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नशे की तरह भी, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। तो हमारे पिक्चर्स को अच्छा भी बनाया जा सकता है और बुरा भी। सर आजकल जैसे क्लासिकल डांस को ब्लेंड किया जा रहा है वेस्टर्न म्यूजिक के साथ, बॉलीवुड म्यूजिक के साथ, उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, या लोगों को जिससे उसको समझ आए। तो इसमें उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रिजर्व करते हुए कैसे मतलब क्वालिफाई होता है कि कुछ रूल्स होते हैं कि ये फॉलो होना चाहिए, या कर सकते हैं? ब्लेंड करना बुरी बात नहीं है, हर नई जनरेशन कुछ ना कुछ किसी चीज के साथ ब्लेंड करती रहती है, उसका काम है एक्सपेरिमेंट करना, वो तो करना चाहती है। मेरी बेटी है, ब्लेंड करती है दुनिया भर के, वो पॉपिंग, लॉकिंग, क्रम्पिंग, चंपिंग, अम्पा जप्पा डम्बा, पता नहीं क्या क्या सब करती है, और जितना मैं अपने टाइम पे किया होगा उससे ज्यादा करती है। बुराई है क्या? नहीं, हम करने देते हैं। क्लासिकल में मैं और मेरी वाइफ दोनों ही क्लासिकल से जुड़े हुए, दोनों ही क्लासिकल टीचर हैं, और हमारी बेटी को हम दोनों ही आर्ट फॉर्म सिखाते हैं। ब्लेंड करती है वो, हम करने देते हैं। हम जानते हैं कि हम जो उसको सिखा रहे हैं वो टिक जाएगा, ये चला जाएगा, ये वक्त के साथ आएगा और जाएगा, या शॉर्ट टर्म वायरल। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति अपने शॉर्ट टाइम में वायरल होने की कुछ ना कुछ काम किया है, हमें बाद में पता चला। जैसे कई संगीतकार रहे हैं जिन्होंने संगीत को बाहर से चुराया, अपने टाइम पे तो हमें पता नहीं चला, लेकिन आज पता चलता है कि अच्छा इंस्पायर्ड वर्जन था। इसी बहाने हमें और सुनने को मिला। ये नई जनरेशन है, ब्लेंड करेगी, करने दीजिए, हो सकता है इससे कुछ नया निकल के आ जाए। अपने मस्तिष्क को और बड़ा होने देते हैं। जैसे मैंने कहा, कथक इवॉल्व हुआ है, कथक में दूसरों डांसेस से इंस्पिरेशन ली गई है। जैसे ताली का यहां लगना, हाँ, अब यहां ताली देख के आपको कौन सा डांस याद आता है? फ्लेमिंगो, जहां यहां ताली लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। था क्या? नहीं था, हमने अपनाया है। अंग शुरू से इतने मॉडिफाइड नहीं थे, सुंदर अंगों का बनाया गया। वो दृष्टि पहले दिन में ही इतनी सुंदर नहीं भागी थी, बनाया गया। किताबों में तो अक्षर भाई अक्षर लिखा है, सामम
आलोलितम साची प्रोलोलितम, उन्होंने कट टू कट लिखा है, लेकिन हमने कैसे किया, थे ई त ते ता, ये तो लिखा हुआ नहीं है, इम्प्रोवाइज है। तो जैसे आजकल बच्चे अगर आपके पास सीखने आते हैं, तो ये ऐसा तो नहीं है कि एक गाना सीखा बॉलीवुड डांस का, उसने कहीं उसको डांस आ गया, या 2-3 गाने सीखे। ये तो एक तपस्या है जो उसको 8-10 साल तक लगातार करनी पड़ेगी। तो आप कैसे उनको मोटिवेट करके रखते हैं? हम उनको डांस नहीं सिखाते, इस डांस के बाद ये डांस सिखाना, हम ऐसा नहीं करते। हम उनको पूरा ग्रामर देते हैं, वो डांस खुद बनाते हैं। बेसिक टेक्निक सिखा देते हैं हर चीज की। एग्जाम्पल, मैंने उनको सिखाया कृष्ण, मैंने कहा बेटा ऐसा करके ना कृष्ण रखो, हाँ, और धीरे से देखो, सिखा दिया। अब आजकल के कोई भी आधुनिक गाना ले लीजिए, पहले एक गाना लेते हैं कि नंदबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, मैंने तो कृष्ण सिखा दिया ना। अब उसने रखा और गाना बज पड़ा कि मधुबन में कभी कान्हा किसी गोपी से मिले, चल गया काम उसका। वक्त का तकाजा बदला, गाना बदल गया, और गाना आया, वो कौन सा गाना था, बाहुबली का, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, सेम भंगिमाएं उसने फिर से रखी और कहा कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। मैंने तो बेस बताया, गाना बदल, क्या फर्क पड़ता है, आने वाले वक्त में दूसरा बन जाएगा। जो शिक्षा थी वो हर जगह लगेगी। स्त्रियों पे थोड़ा सा बात करूं, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, छेड़ा है ना, राधा, सीता, दुर्गा, तो वो दुर्गा है ना, माता ही है सब। हमने तो उनको ग्रामर सिखाया है, करेक्ट। उस गाने में वो फिट कर लेते हैं। हम अगर सिर्फ गाना सिखा रहे होते ना, तो आगे जाके डेवलप नहीं करेंगे। तो अगर कथक सीखना है तो उसकी कोई मिनिमम एज होती है कि 5 साल 6 साल से ही सिखाना शुरू करते हैं, उससे छोटे को नहीं सिखाते, या कितना समय लगभग लगता है इसको थोड़ा ट्रेंड होने के लिए? हर बच्चा अलग अलग होता है ना, एक गुलदस्ते में ना हर फूल अलग अलग होता है, तो हर बच्चे के लिए ना टाइमिंग अलग अलग है सीखने और सिखाने की। नॉर्मली जो हम लोग ध्यान रखते हैं वो 5 साढ़े 5 की उम्र होनी चाहिए। हाँ, कई बार वो भी उनके लिए कंप्लीट नहीं होती है, बच्चा थोड़ा विकास की गति धीरे होती है या तीव्र होती है। कई बार 3.5 साल के बच्चे बहुत अच्छा भागते हैं, तो हम कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि इस वाले एज ग्रुप से शुरू कर सकते हैं, खत्म करने की भी एज। कई बार ऐसी औरतें भी आई हैं हमारे पास जो अपने एज ऑफ 45 में है, तो क्या वो नहीं सीख सकती? अरे बिल्कुल सीख सकती हैं, ग्रामर है ना, अब कभी भी सिखाइए, उसको क्या फर्क पड़ता है। 3.5 वाले को पकड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, 40 वाला तो तुरंत पकड़ लेता है। मैं गुरु इसलिए हूं क्योंकि मैं हर एज ग्रुप को अलग अलग वर्जन सिखा सकता हूं। मुझे पता है कि अगर वो 3.5 साल का है, 4 साल का है, तो क्या सिखाना है, 9-12 की उम्र में क्या सिखाना है, 12 से 16-18 के बीच में क्या सिखाना है, 22 से 30 की एज में क्या सिखाना है, और 30 के ऊपर है तो क्या सिखाना है। कल्पना कीजिए कि कोई मेरे पास 6-7 साल की लड़की सीख रही है, तो क्या मैं उसको भाव अंग सिखाऊंगा? उसके अंदर वो विस्तार ही नहीं है 7 साल की उम्र में। जी, मैंने कहा कि आप फिल्मी गाना लीजिए, वो जल्दी रिलेट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भोर भये पन घट पे, अब भोर भये पन घट पे 7 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा? उसके लिए तो भोर भये पन घट पे हो। बड़े उम्र पे आएंगे तो मैंने उनको विस्तार दूंगा। मैंने कहा भोर को देखने के लिए ना उसको देखो, तो वो इतने साल का जो उसका अनुभव है ना, वो भोर को देख पाती है। हाँ, कि भोर भये, मैंने कहा देखो पानी को, सवेरा एकदम सुबह है और हल्का हल्का पानी जो है ना फ्लोट कर रहा है। अब उसको देखो और वहां देखो, तुम्हारा गाना कंप्लीट। कि भोर भये पन घट पे। ये एक 35 साल की लड़की थी। 7 साल की लड़की, भोर भये पन घट पे। तो मुझे पता है कि उसको क्या नहीं सिखाना है और उसको क्या सिखाना है। अब मैं इसको सिखाऊंगा बेस चीजें कि ता थे तत्
थई थई तो यहाँ ट्रेन करूंगा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा, इसको सिखाऊंगा पहले भाव, फिर वहां से यहाँ तक लेके आऊंगा। और जैसे मैंने कहा किसी किसी को सेंटर से पकड़ के दोनों जगह ले जाते हैं। तो एज ए क्लासिकल टीचर मुझे अच्छी तरह से पता होता है कि किसको क्या सिखाना है, किसको क्या अभी नहीं सिखाना है। सीखना तो सबको है। जैसे अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में बोलते हैं कि यार उनके जीन्स में, उनके खून में ही आर्ट, डांस फॉर्म्स ये सब होता है। तो क्या ये सच है या ऐसा मानते हैं? आप सबके पास ये जीन्स है, किसी की सुप्त अवस्था में, किसी की जागृत अवस्था में। जिसकी फैमिली इसको रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है वो जागृत अवस्था में, जिसकी फैमिली में ये कई सालों से इस्तेमाल नहीं की गई है वो सुप्त अवस्था में है। सबके पास जिनका कल्चर रौंदा नहीं गया, मैं बार बार वहां से लेआउट के आ रहा हूं, और उनके क्लासिकल को प्रैक्टिस किया, उन लोगों ने डांस को प्रैक्टिस किया, म्यूजिक को प्रैक्टिस किया, उनके जीन जागृत अवस्था में होते हैं, जगे हुए रहते हैं, उनको सिखाना आसान हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बच्चा नॉन डांसर फैमिली से है तो वो नहीं कर सकता है। ऐसे दसियों उदाहरण हैं जो नॉन डांसर फैमिली से हैं और आगे जाके बहुत अच्छा डांस किया। तो इसमें कुछ ऊपर वाले की भी देन होती है, अगर गिफ्ट तो होता है, जो एक चाहिए गिफ्ट तो होता है। देखिए हम चाहे कितने भी बेहतरीन हो, अगर आपको ब्लेस है, हाँ गिफ्टेड है आप, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। तो अगर मेरे पास जीन्स भी नहीं है और मैं ब्लेस्ड भी नहीं हूँ तो फिर मैं क्या अच्छी क्लासिकल डांसर बन सकती हूँ? गुरु अच्छा होना चाहिए, वो ब्लेस्ड होना चाहिए, एक तो होना ही पड़ेगा। तो कैसे डिसाइड करूं? अगर मेरे पास 4 ऑप्शन है गुरु के, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे इनमें से किस गुरु के पास जाना चाहिए? अच्छा गुरु कैसे ढूंढे? पेरेंट्स को मेरी सलाह है कि गुरु के बैकग्राउंड को चेक जरूर करें। सिर्फ बड़े आडंबर को देख के, कमरा बड़ा है, बाहर बड़ा सा नाम लिखा हुआ है और कुछ भी लिख दिया बड़ा सड़ा, एफिलिएटेड बाय ये और वो, ये टारगेटेड वो टारगेटेड, ऐसा 6 दिन में डांस सीखे, 2-3 चीजें देखने लायक होती है। एक तो वो कभी खुद परफॉर्मर रहा है कि नहीं, परफॉर्मिंग लाइफ कितनी है उसकी, परफॉर्मर था। मेरी स्थिति देखिए आप, ठीक है, मैंने अपनी स्थिति जिस तरह से आज बना रखी है, आप मेरे पास आने से पहले पता कीजिए कि मैं 49 का हूं, इट बहुत इनफ है, 49 मतलब बहुत है, ठीक है। पता कीजिए मैं अपने 40s में परफॉर्मर था या नहीं। तो पहला तो ये देखना है, परफॉर्मर था तो कैसा परफॉर्मर था, पता तो करना पड़ेगा, है ना। दूसरा, उसकी टीचिंग लाइफ कितनी है, कितने समय से पढ़ा है, हाँ टीचिंग लाइफ कितनी है, बिल्कुल नया है या पुराने शागिर्द उसके तैयार हैं, ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे अहम होता है, हाँ, कि उसमें वो सिखाने की प्रवृत्ति है या नहीं, ये आपको जाके 2-3 क्लास में पता चल जाएगा। अगर आपने ये 2-3 चीजें संभाल ली ना तो आपके बच्चे का भविष्य अच्छा है। अदरवाइज वो सिर्फ ब्रांड है, बड़ा सा नाम है ना, ऐसा मिस खान डांस नित्यालय नटवारालय ऐसा व्हाटएवर इट इज, और अंदर कुछ नहीं है, एकदम फोकट है, बड़ा सा 3-4 एसी लगे हैं, बाहर झंडा उंडा चल रहा है, अंदर कुछ नहीं है। और टीचर आपका अगर सिंपल है, छोटे से किसी सरकारी स्कूल के कमरे में भी सिखा रहा है, कहीं भी सिखा रहा है, गर्मी है, बेझल हो रहा है एकदम, आप लेकिन सिखाने वाला बहुत अच्छा है, आप मान के चलिए आप जीत गए। तो सर जो हमारे यंगस्टर्स हैं अभी भी उनका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि फुल टाइम करियर डांसिंग को बनाने में सब थोड़ा हेजिटेट करते हैं, तो क्यों है ऐसा? नहीं, क्या चैलेंजेस ऐसे बिल्कुल चैलेंजेस हैं। देखिए जब तक आपको किसी भी प्रकार से मदद न मिले, या तो आपका घरेलू फाइनेंशियल बहुत अच्छा हो, आप फुल टाइम कैरियर ले सकते हैं, या फिर आपको सरकार मदद करे तो आप फुल टाइम कैरियर ले सकते हैं। मेरे जैसे कुछ लोग हैं इनके, जिन्होंने शुरुआत तो डांसिंग सीखने के लिए की थी, बाद में करियर में कन्वर्ट किया। हमने भी शुरुआत में इसको कैरियर की तरह नहीं लिया था। शुरुआत में मैंने भी डांस सीखा था, मैं अपनी बात ही बताऊंगा। मैंने पहले मास्टर्स किया कानपुर से, फिर डांस सीखने आ गया, कथक सीखा, फिर घर से प्रेशर था, नाउ व्हाट, तो मुझे भी लगा ये तो बात सही है, हो गया डांस सीख गया, अब क्या करना है, अपने लिए सीखा था, पैसे कमाने के लिए तो नहीं सीखा था, अच्छा लगता था, सीख लिया। फिर RRB की तैयारी की, फिर रेलवे ज्वाइन किया। जब मैं फाइनेंशियली ठीक हो गया तब मैं वापस आया अपनी जिंदगी जीने के लिए कि चलो अब हम वही करेंगे, क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया था। क्या गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम्स हैं जो आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है? बिल्कुल करती है। जो दूरदर्शन है ना, वो डांसर्स को ग्रेड करती है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, B+ है, आजकल तो A है और A+B है। तो दूरदर्शन आपको ग्रेडिंग देती है। कथक केंद्र है दिल्ली में,
अभी फिलहाल चाणक्यपुरी में है, कभी हम सीखा करते थे तो वो मंडी हाउस में हुआ करता था, अभी चाणक्यपुरी में है। आपको पता है फीस इतनी कम है और उसमें आपको वो 7 दिन सिखाती है, तो सरकार मदद करती है। अब सीखने में मदद, कॉलेज आपको पढ़ा सकता है, नौकरी तो आपको खुद करना होता है, तो यहाँ मदद मिलती है। फिर आगे जाके आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती है अगर आप जाना चाहें तो। फिर अगर आप परफॉर्मर बनना चाहें तो आपको ICCR की तरफ से बहुत सारी मदद मिलती है, जहाँ आप दूसरे देशों में जाके परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोगों ने किया है। और आपको सही बात भी पता होना। देखिए, सरकारी नौकरी में ही मदद मिलता है, प्राइवेट सेक्टर तो पता नहीं क्या करता है, मुझे जानकारी नहीं है। अगर आप बैंक में या रेलवेज में जाना चाहते हैं तो आपको पता है सांस्कृतिक कोटा होता है, जैसे स्पोर्ट्स का कोटा होता है वैसे ही सांस्कृतिक कोटा होता है। कॉलेज में मेरे ख्याल से 5-7% का वो मिलता है आपको। अब आप बनारस यूनिवर्सिटी में या खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज, है ना, जहाँ UGC कहती है कि आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आपको उसके लिए ना डिग्री चाहिए, डिप्लोमा नहीं चाहिए, आपको वो समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको परफॉर्मिंग आर्ट पढ़ना है तो किसने बोला है कि आपको जूलॉजी, बायोलॉजी और फिजिक्स ही पढ़ना है? आप शुरू से अपने बच्चे को परफॉर्मिंग आर्ट पढ़ाइए। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत मन बना के रखा है कि किसी प्रकार वो 12th हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट वहां तक सब पढ़ाती है हमारे यहाँ। उसको मैं बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करूंगा कि बेटा तुमको वो साइंस में डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के बाद उसमें पर्टिकुलरली वो करना है। मैं कहूँगा बेटा तुमको शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट पढ़ो। परफॉर्मिंग आर्ट में तुम कथक सब्जेक्ट ले लो, कथक सब्जेक्ट लेके तुम उसमें मास्टर्स करके तुम उसमें PhD करो। PhD करने के बाद अगर तुमको प्रोफेसर बनना है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जैसे नॉर्मल निकलता है वैसे तुम्हारे लिए भी निकलता है। तो इसका क्या रोड मैप रहता है? जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि 6 साल का बच्चा अगर कथक सीखना शुरू करता है तो उसके एग्जाम्स होते हैं, होते हैं, पेपर निकल, तो क्या सिस्टम रहता है? डिप्लोमा और डिग्री अलग अलग है। अब 6 साल के बच्चे को आप कथक में डिग्री तो नहीं करा सकते, तो 6 साल के बच्चों के लिए डिप्लोमा चलती है। ओके, यहाँ समझना पड़ेगा आपको। अब मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10, तो वो 10 साल की होते होते हाई स्कूल भी नहीं कर पाएगी, ठीक है, 6, 7 में जाएगी। हाँ। लेकिन वो उसने 4 साल का डिप्लोमा कर चुकी होगी कथक में। ओके, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आगे और कराना है तो 6 ईयर और 7th ईयर, आई थिंक 5th ईयर और 6th ईयर, फिर 6th या 7th ईयर अलग अलग होता है। हाँ नहीं, 7th 8 एक शायद है, वो इक्विवेलेंट टू MA होता है। तो इस डिप्लोमा में रिटन एग्जाम होता है? बिल्कुल होता है, रिटन एग्जाम होता है, थ्योरी के होते हैं, परफॉर्मेंसेस होते हैं, सब कुछ होता है। ओके, अलग अलग संस्थाएं कराती है, जैसे मैंने कहा प्रयाग कराती है, गांधर्व कराती है, बिल्कुल कराती है। ओके, 14 साल से पहले वो 6th ईयर 7th ईयर करने नहीं देते, क्योंकि वो इक्विवेलेंट टू मास्टर्स बनने लगता है, ठीक है, तो वो रोकते हैं। हाई स्कूल जब तक कंप्लीट ना हो तब तक नहीं करने देंगे। अब आप भी तो पेरेंट्स हैं, अपने विचार खुद भी तो कीजिए कि आपको बेटी को डिग्री देना है या डिप्लोमा देना है। आप 6 साल 7 साल की बेटी को डिग्री तो नहीं दे सकते, उसको डिप्लोमा ही दे सकते हैं। लेकिन अगर मेरी बेटी 14 साल की होने के बाद मुझे लगेगा कि अब मुझे डिप्लोमा नहीं कराना है, मुझे डिग्री कराना है, तो मैं उसको डिग्री कॉलेज में डालूंगा ना, जहाँ UGC डिग्री देती हो। फर्क इतना ही है ना कि डिप्लोमा UGC नहीं देती है, डिग्री देती है। तो सर अगर इसको फुल टाइम करियर जैसे अगर परस्यू करते हैं तो फाइनेंशियली सिक्योरिटी? हाँ, या तो आप जैसे आपने खुद कहा स्वयं की बातों में, या तो वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर बने, टीचर बने, वहाँ सिखाए, या तो वो परफॉर्मर है, फुल टाइम परफॉर्मर है, तो उसको किसी कॉलेज वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इतना ज़्यादा भारतीय डांस का इतना ज़्यादा बाहर डिमांड है कि अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में या दूसरे कंट्रीज में जाते हैं क्लासिकल को लेके, तो बहुत डिमांड है परफॉर्मिंग को लेके। एक परफॉर्मर, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक सामान्य टीचर अगर पूरे दिन मेहनत करने के बाद, पूरा महीना मेहनत करने के बाद लाख रुपए कमाता है, आज के रेट के हिसाब से बता रहा हूँ। एक परफॉर्मर एक झटके में लाख रुपए कमा, अगर वो अच्छा परफॉर्मर बन गया तो एक महीने के 10-15 लाख रुपए आज के रेट में कहीं नहीं जाते, आराम से। और उसको करना क्या पता है? डांस। आर्ट लाइन में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आप बच जाते हैं। पैसे कमाए जा सकते हैं, हाँ। पैसे कमाने के ध्येय से आना है, नहीं। तो सर एक डांसर की लाइफ में उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, या जो उसका मंच प्रवेश होता है, एक सोलो परफॉर्मेंस होती है, तो कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए? इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर डांसर मंच प्रवेश करे। मंच प्रवेश, जिसको साउथ में अरंगित्रम कहते हैं, मंच प्रवेश, या ओडिया में उनको रंग प्रवेश बोलते हैं।
मतलब एक ही है। हम्म। ये कंपलसरी नहीं होता है कि हर स्टूडेंट करे। ओके। इसमें गुरु की रजामंदी होनी जरूरी है। जहां गुरु ये कहता है ही और शी अब रेडी है स्टेज पे जाने के लिए, मंच प्रवेश में जाने का मतलब होता है कि वो लड़की या वो स्त्री या वो पुरुष अपने दम पे कम से कम 40 से 45 मिनट, आज के डेट के हिसाब से 45 मिनट तो नाचेगी नाचेगी। 45 मिनट तक सामने सभागार या दर्शकगण जितने बैठे होते हैं, इनको 45 मिनट तक देखना है। अब उसके पास अगर क्वालिटी नहीं है तो 45 मिनट्स कैसे सरवाइव कर सकती है? या वेरिएशन, क्योंकि ऑडियंस को तो हर 10 सेकंड में कुछ नया चाहिए। बिल्कुल चाहिए, इतना वेरिएशन तो उसके पास होना पड़ेगा। आपने स्टेज पे जाके एक वंदना किया, शांता कारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। आप वंदना में बिल्कुल वंदना नहीं होती। फिर आपने नाचा था, मान के चलते हैं कि तरा तारा, थाट अलग है, अंग बदले। आपको मैंने एक नया कंटेंट दिखाया, फिर एक चलन आई, उठान, दिग दिग थई तथई तथई दिग दिग। अभी तक कुछ भी ताबड़ तोड़ नहीं है। ता थई तथई आ थई तथई त तरा। फिर और वेरिएशंस आए, नटवरी आए, हाँ, तथई अथई 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 अथई, वेरिएशंस आ रहे हैं। ऐसे 50 मिनट्स तक वेरिएशंस होने चाहिए। आप एक के बाद दूसरी चीज रिपीट नहीं कर सकते, रिपीट करते ही बोर हो जाएगा। और ऑडियंस को भी आदत पड़ गई है शॉर्ट कंटेंट की। बिल्कुल उसको आदत है वो 1.5 मिनट की परफॉर्मेंस में, वाओ 2 मिनट, हाँ बिल्कुल, तो उसको 40 मिनट तक कुछ ऐसा दिखाना है कि वो भी रुक के रहे, वरना वो बोर हो जाएगा। ये हमारी जो 1.5 मिनट वाली संस्कृति जो आजकल है, ये तो आती जाती रहती है, हमेशा होती है। मंच प्रवेश करने के लिए या रंग प्रवेश या आड़े नृत्य करने के लिए एक डांसर को कम से कम साल भर तैयारी चाहिए होती है। और उसके लिए वो कैसा मोमेंट होता है जब वो स्टेज पे परफॉर्म करता है? मतलब आपने तो बहुत बार किया होगा। चुटीला टाइप का लड़का हूँ ना, तो मेरा नेचर ऐसा लगता है जैसे मैं दोबारा शादी कर रहा हूँ। जो पहली फीलिंग होती है ना, कच्चे फूल वाली जो खुशबू होती है, हाँ, वो बिल्कुल वैसी फीलिंग होती है। आप मंच प्रवेश वाले दिन आप उससे आगे 50 बार नाच चुके होते हैं, सेम स्टेज पे कितनी बार नाच चुके होते हैं, लेकिन मंच प्रवेश के दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे अगर मैं लड़की हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हा आया। हाँ, एकदम ऐसा कच्चा फीलिंग होती है। मैं लड़का हूं तो मैं कहूँ मेरी दुल्हन कहाँ है। हाँ, 3 बार मिलता हूँ उससे, कॉलेज में मिल के गया हूँ, रोज उस पे डेट किया है और रोज कैफेटेरिया में चाय पिए। वो कैसी दिख रही है दुल्हन बन के। वो जो मिठास होती है ना, मंच प्रवेश वैसा मीठा होता है। अगर आप कितना भी नाचे, मंच प्रवेश का मजा ही है। उस दिन आपको पता होता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, ये मेरे लिए आए। हम घुंघरू पहनते थे ना, आजकल के बच्चे 75 घुंघरू पहन के, ऐसा हमारे टाइम में ना माइक वाइक इतना पावरफुल नहीं था, इधर उधर नाचने जाते थे। अब तो बहुत अच्छे फुट माइक आ गए, तो हमें लगता था कि जितना पाँव में घुंघरू पहनेंगे वो दूर तक आवाज जाएगी। तो हम 300, 150, 200, 250 नॉर्मल घुंघरू पहनते थे एक पाँव में। मैं आपको मोटा मोटी आइडिया बताऊं, आज के डेट में 16 नंबर या 18 नंबर का घुंघरू अगर 2 पेयर है तो वो 1 kg का होता है, ऑलमोस्ट मान के चलते हैं। अब ऐसे मेरे पाँव में 250 है, तो 2.5 kg एक पाँव में, 2.5 kg, 5 kg का वेट सिर्फ पाँव में घुंघरू बंधे हुए थे। और ऐसा आज भी मिलेगा आपको देखने के लिए। आप जयपुर के कराने या पुराने अच्छे डांसर्स जितने मिलेंगे आपको, सब इतना घुंघरू पहन के रियाज करते हैं। हम भी कराते हैं बच्चों को, इतना घुंघरू पहन के वेट पहना के रियाज कराते हैं। उसके बाद जब आप कम घुंघरू में नाचते हैं ना, तो ऐसा लगता है बॉडी उड़ गई है, फ्लोट कर। जब आप ग्रुप में नाचते हैं ना, तो एक ग्रुप में ना 5 लोग 7 लोग नाच रहे होते हैं, तो दर्शक के हिसाब से ना दृष्टि आपके सबके ऊपर जाती है। तो ऐसे में ना हम भी जब नाचते थे ग्रुप में, तो हल्का सा चोरी करके सांस भर लेते थे, एक जोर से सांस लिया और फिर अगले के लिए तैयार हो गए। फिर थोड़ा सा घूमते समय अपने आप को विस्तार दिया, हाँ, 3-4 सांस लिया और फिर वापस आ गए। तो ऐसे में क्या होता है, आप बच जाते हैं। अब मंच प्रवेश में क्या होता है, वो सब आपको ऐसे करके देखते हो, पूरी ऑडियंस आपको देख रही होती है, और आपके पास ना फ्रैक्शन का टाइम भी नहीं होता है कि आप सांस ले लो, क्योंकि कैमरा तो छोड़ो, सब आपको ऐसे करके देख रहे होते हैं एकदम, क्योंकि वो आपको देखने आए। ऐसे में आपका रियाज इतना ज्यादा होना चाहिए। इसका एग्जांपल है शंकर महादेव का ब्रेथलेस गाना। हाँ, तो ये जो मिला था मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत। उसके बीच में वो सांस इतनी बेहतरीन तरीके से सांस
नहीं ले रहे ऐसा तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। इतने कलात्मक तरीके से सांस ले सकते हैं, और वो एक डांसर को तैयार करना होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मैं जब सांस लेता था, मुझे याद है, मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, एक तराना नाच रहा था, और तराना नाचने के बाद मैं डुएट में नाच रहा था, मैं और मेरी दोस्त नाच रही थी। तराने को सम मारते हैं, आखिरी में ना सम है, ऐसा करके। तो कथक में कहा जाता है कि ना आपको ना छवि की तरह ऐसा करके खड़ा हो जाता है। हाँ, मैं बहुत तैयार था, मेंटली प्रिपेयर था, मुझे पता था कि इतना भर के नाच चुका हूं ना कि सांस छोड़ते ही जोर से ऐसा होने वाला है। हाँ, मैंने कहा कि पूरा इंप्रेशन बहुत गंदा होने वाला है ऑडियंस के सामने। मैंने वहां सम मारा, और सम मार के बिल्कुल खड़ा हो गया, सांस रोक ली, और मेरे बगल में वो नाच रही है, उसका कोई कंट्रोल नहीं सांस पे, मेरा भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि यहां गड़बड़ होने वाला है। मैंने रोक ली, इतना तो रोक ही सकता हूं कि 30 सेकंड तक सांस रोक लूंगा। रोका, बड़े प्यार से अदब से झुका, नमस्कार किया, स्टाइल मारी, उधर घूमा, और जब ऑडियंस से घूम गया, बच गए, जोर से बचे आज, क्योंकि उस समय तो पेट ऐसा करके करने वाला था। जब तो मुझे पता था कि ये होने वाला है, इसीलिए मैंने अपनी ताज़ जिंदगी में जब भी नाचा, आखिरी में सम मारा, मैं बिल्कुल सांस रोक के खड़ा हो जाता था। सबको सिखाता भी हूं, 2-3 चीजें सिखाता हूं, जैसे थई तुमने सम मारा, सम मार के तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तुम सम मारो, हाँ, वहां टिक जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको वहां से नजर नहीं हटानी है, वहां बना के रखो, तब तक बना के रखो जब तक अगला ताली ना मारे। तुम उसको बाध्य करो ताली मारने पे, तुमको छवि की तरह थई धा, रुके रहो वहां तब तक जब तक अगला ना जाए, क्योंकि उसको भी टाइम चाहिए, वो भी वेट कर रहा है कि अब कब ये सांस लेगा, कब ये रुकेगा। ये अनुभव पे सिखाया जा सकता है, आपका खुद का या फिर अपने गुरुओं से सीखा हो। रस होते हैं ना, उसमें से एक रस होता है हास्य, जिसको भाव है हास। तो ऑडियंस ना आपकी वेदना, आपका दुख देखने नहीं आई है, आपकी चोट, आपकी तकलीफ देखने नहीं आई है। वो बहुत मेहनत से आज के दिन आपके तक पहुंचे हैं ताकि वो प्रसन्नचित होकर घर जाए। आपको ध्यान रखना है कि आपके चेहरे में ऐसे विकार ना आए कि वो सामने वाले को लगे कि यार कितना तकलीफ में है। हाँ, नहीं, आपकी तकलीफ आएगी जाएगी, आप उस समय उनके लिए श्रेष्ठ होते हैं। आपको सम मार के ऐसे मुस्कुराना है, अंदर चाहे कितनी भी वेदना चल रही हो, तकलीफ हो, अंदर से टूट गए हो, लेकिन आपको ऐसे। तो मंच प्रवेश के लिए इतनी सारी चीजें तैयार करनी होती है। तो सर, मंच प्रवेश इतना इम्पोर्टेंट है, और अपनी पूरी लाइफ में आपने कितनी बार परफॉर्म किया होगा, फिर जब एक स्टेज ऐसी आती है, आपको लगता है कि अब मेरी परफॉर्मेंस लाइफ हो गई है, बस किसी भी रीजन से हो, तो खुद को कैसे समझाते हैं कि अब मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा? हाँ, बड़ा ही वेदना और दुख होता है। देखिए, एक तो होता है मंच प्रवेश, उसके बाद आप प्रोफेशनली बहुत सारा परफॉर्म करते हैं। तो मैंने अपने लाइफ में बहुत परफॉर्म किया, विदेशों में बहुत परफॉर्म किया, देश के अंदर भी बहुत नाचे, यही तो कार्य है। फिर एक मेरे साथ अपनी पर्सनल वेदना है, जहां शारीरिक रूप से जब मैं अक्षम हो गया तो मुझे नाचने का अवसर प्रदान नहीं होता, ऐसा नहीं है, स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं नाच नहीं सकता, ये बड़ा ही दुख है। तो ऐसे में मैं कल्पनाओं में नाच लेता हूं, मैं आपके साथ बात करते समय नाचता हूं, मैं अपनी बेटी के साथ खेलते समय नाचता हूं, मैं कृष्ण की आराधना करते समय नाचता हूं। इतना ज्यादा साधा है हमने अपने आप को कि हमें शारीरिक रूप से नाचने की जरूरत नहीं होती है। मैं बोलूंगा ना तो लोगों को ये शायद कभी समझ भी नहीं आएगा कि मैं अंतरात्मा से नृत्य करता हूं। जब मैं सिखाता हूं ना, सोचिए कि मैं एक टुकड़ा सिखा रहा हूं और उसको क्रियान्वित नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिखाते समय कि धा 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 टिट करधा टिट करधा टिट करधा टिट धा टिट दग दिग न थुन 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 नग नग तुन करते धगी न नगी न घिन ना न धा दिनता करते दिनता कत धा नता न धा नता धा नता न धा। मैं अंदर से नाच रहा था, शारीरिक रूप से मैं अक्षम जरूर हूं, लेकिन नृत्य अंदर ऐसा किलोरिया मारता है ना, ऐसा करके घूम के आता है,
दूसरे को खेलते हुए देख के भी तो आप आनंदित हो सकते हैं। तो जब आप परिपक्व हो जाते हैं, विचार आपके बड़े हो जाते हैं, आपने जब साधा होता है किसी भी चीज को, तो जरूरी नहीं होता है कि आप बहुत सारा कूद के पसीना बहा के नाचे। आपने इतना नाचा होता है, इतना नाचा होता है कि आप दूसरों के अंदर भी खुद को समावेश कर पाते। मैं अपने सपनों को ना 2 या 3 डायमेंशन में देखता हूं, हर रोज देखता हूं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं पुराना पास्ट मार्शल आर्ट प्लेयर भी था, तो मैं वर्कआउट में पहले मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर लेता हूँ, और उसके बाद जब मुझे बहुत सारा वक्त मिलता है, नित्य में सपने में आपके पास डायमेंशन की कमी नहीं होती है, आपके पास बहुत टाइम होता है, भर के नित्य करता हूँ मैं। मेरी परिस्थितियां मुझे आंगिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से अब नाचने नहीं देती है, लेकिन मैं अपनी कल्पनाओं में, अपने नित्य में, अपने सपने में इतना सुंदर नाचता हूं, और मैं खुद को स्वयं को देख भी पाता हूं और बड़ा आनंदित होता हूं। और सुबह जब मैं जागता हूं तो मैं बड़ा खुश होता हूं ये सोच के कि चल आज तो फिर से नाचा। इवन मैं किसी दिन अगर सपने में ना नाचूं या इस तरह का कोई सपना ना आए, तो मैं बड़ा दुखी होता हूं या सोचता हूं कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि आज मैं नहीं नाचा। लेकिन मानिए सच, मैं हर रोज, ऑलमोस्ट हर रोज नाच लेता हूँ। रोज सुबह उठता हूँ और अपनी वाइफ को एक कहानी जरूर सुनाता हूँ। तो सर आजकल जैसे सिखाने के तरीके बदल गए हैं, कोविड या कोरोना के आने के बाद चीज़ें बहुत ऑनलाइन हो गई है, तो ऑनलाइन क्या क्लासिकल डांस सिखाया जा सकता है? और अगर सिखाया जा सकता है तो क्या फ़र्क है कुछ ऑफलाइन डांसर्स को, अगर किसी ने ऑफलाइन सीखा है, फ़र्क बता सकते हैं आप? मेरा अपना अनुभव कहता है कि 1 to 1 सिखाना, अगर आप नया सिखाना चाहते हैं तो 1 to 1 इफेक्टिव है। ग्रुप क्लासेस सिर्फ उसी की इफेक्टिव हैं जो गुरु के इंस्ट्रक्शन को कम से कम 6 महीने से 2 साल मान के चलिए, जिसने गुरु को लाइव देखा हो। ओके। क्योंकि जैसे मैंने कहा, सिर्फ इशारों पे डांस बदल जाता है। अब जैसे मैंने कहा नहीं, ऊर्ध्वस्त चक्र, अब उसको तो पता ही नहीं है, तो इंस्ट्रक्शन नहीं लिए उसने। मैंने कहा यहाँ गलत था, आपको जब नीमिलिते देखना था ना, तो आप उल्लो की तरफ देख रही थी, आप नीमिलिते कीजिए, गर्दन भी अधमुखम रहेगा। अब वो तो गया उसके ऊपर से, अधमुखम क्या रहेगा, नीमिलिते क्या रहेगा। अब 10 विंडो चल रहे हैं, 10 में से 10 डांसर आपकी इस भाषा को जानते हैं, उसने आपके इंस्ट्रक्शन को ले लिया। मान लीजिए 10वां बच्चा वो है जो अभी ज्वाइन किया है, उसको तो पता ही नहीं। तो 1 to 1 इफेक्टिव है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने उसकी ट्रेनिंग कम से कम 6 महीने साल भर पहले हो चुकी है तो ऑनलाइन काम करता है। अदरवाइज ऑनलाइन पे आप क्लासिकल नहीं सिखा सकते, बाकी कोई भी डांस आप कूदा सकते हैं। तो बेसिक 6 महीने की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो उसको आने चाहिए, अगर उनको वो सब पता है तो मेन गेम इंस्ट्रक्शंस का। एग्जैक्टली। तो सर अब आप इतने सालों की आपकी साधना है, आपने पहले मार्शल आर्ट्स किया, उसके बाद आपने सरकारी नौकरी करी, फिर वापस डांसिंग में आए, अपना पैशन परफॉर्मर बने, उसके बाद फिर टीचर बने और गुरु हैं। तो एक गुरु होना कितना फुलफिलिंग है, और मतलब कैसा लगता है आपको? सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा मुझे समझ नहीं थी जब तक मेरी बेटी नहीं हुई। परफॉर्मर था, डांस, जैसे मैंने कहा था कि परफॉर्मर डांस टीचर हो सकते हैं, तो तब जब मैं टीचिंग करता था ना, तो मैं बस परफॉर्मर टीचर था, सिखा सकता था, मुझे आता है इसलिए मैं सिखा सकता हूँ। मजा तो तब आया जब मेरी बेटी हुई, जब गुरु के अंदर पिता का एहसास जागने लगे, जब वो बच्चों में बाप बनने लगे, तब उसको जो सिखाने का मजा आता है वो अलग ही होता है। आज मैं जब मैं सिखाता हूं तो मैं उनके साथ सिर्फ गुरु नहीं होता हूं, उनके साथ में भाई भी होता हूं, उनके साथ में दोस्त भी होता हूं। मैं एक्चुअली अपनी बेटी को देखता हूं ना, कि मैं बेटी के साथ कैसा हूं। नाराज होता हूं, गुस्सा करता हूं, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, बिल्कुल बॉडी नहीं हुआ, चलो 10 बार और करो, उससे मैं आ जाता हूं बहुत एकदम, नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो, और करो। कभी कभी तो वो अच्छा कर भी रही होती है, बहुत अच्छा कर रही होती है, फिर भी चेहरे को कठोर बनाता हूं, बहुत बुरा, क्योंकि मुझे पता है इससे बेहतर हो सकता है। तो ये एहसास उम्र के साथ आती है। तो सर हम जब क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में ये क्या बेनिफिट्स लाता है, मतलब फिजिकली, इमोशनली, एज अ पर्सन उसको कैसे ग्रूम करता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। पहले तो अभ्यास, दूसरा सजग बुद्धि,
तीसरा, अगर आपको ये समझ में आता है, अगर आप मुझे नहीं भी सुन पा रही हैं, मैंने ऐसा किया तो आपको पता चल जाएगा ये क्राउन है, मैंने ऐसा किया तो आपको पता चल जाएगा ये थंडर है। आपको देख के अगर ऐसा किया और इसको रख दिया, ठीक है, या ऐसा लगाया, तो आपको क्लियर मेंशन कर रहा है कि वो क्या दिखा रहा है, मयूर आख्यो। तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत साल पहले साइन लैंग्वेज बता दिया था। हम नए युग के जितने बच्चे हैं इन सबको ये सिखाते हैं। आप दूर से डांसर्स को अगर नहीं सुन पा रहे हैं या कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप उसकी भंगिमाएं देख के बता देंगे, अब उसने ऐसा किया, तो आप देख कह देंगे ऐसा करने पे कौन कहेगा कि वो शिव है, वो राम दिखता है। लेकिन जब आप ऐसा रखेंगे तो वो शिव दिखता है ना। ऐसा कहने पे कौन गौतम बुद्ध बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। वो ऐसा कहने पे कृष्ण ही बोलेंगे, क्योंकि भंगिमाएं कृष्ण की है। तो अगर आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे देख तो पा रहे हैं, है ना। मैंने ऐसा किया, मैं ध्यान में गया, हाँ, तो कोई ना कोई ध्यान ही है, चाहे वो कोई भी। हाँ, हमने साइन लैंग्वेज सिखाया बच्चों को। कि सर, तो फिर आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्लासिकल डांस क्यों सीखना चाहिए? जो आज की जनरेशन है, मेरे हिसाब से अगर ये डांस को सीखती है, डांस को करती है, पेरेंट्स अगर इसमें आगे लेके जाते हैं उसको, तो आप बिलीव कीजिए आने वाले वक्त में हमारा भारत, विदेशों में आप जाइए, आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट को लेके बिल्कुल उनके दिमाग में खुलापन है, कोई भी सीख सकता है। हमारे यहाँ भी ऐसा होगा, परफॉर्मिंग आर्ट को लेके हमारे यहाँ ऐसा है, सिर्फ इस वाले बेल्ट में नहीं है। आप बंगाल साइड चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए, आपके लिए बहुत इजीली आपको क्या कर रहा है, मेरा बेटा कथकली सीखने गया, हल एकदम प्राउड के साथ। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है। अब जाके बेटियां बाहर निकल रही हैं, अच्छे पेरेंट्स जो अर्बन में आ गए हैं, वो अपनी बेटियों को शास्त्रीय नृत्य को सिखाने के लिए लेके जा रहे हैं आगे, हाथ पकड़ के क्लासिकल टीचर्स तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आने लगा है कि ये ऐसा वो भौंडा नृत्य नहीं है, ये बेहतरीन है, इसमें आपकी हिस्ट्री है, पूरी की पूरी 5000-7000 साल की हिस्ट्री सिखाई जाती है। क्लासिकल को लेके सोच को छोटी ना करे, ये ना सोचे कि पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, पैसे के लिए सिखाए नहीं, आर्ट समझ के सिखाएं। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अपने हमारे गुरु को सुना, तो सर हमारे गुड़गांव में अपना इंस्टीट्यूट रन करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं या खुद भी डांस सीखना चाहते हैं, जैसे कि आपने सर को सुना कि मन की शांति के लिए, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, अगर आप कोई भी आर्ट फॉर्म सीखना चाहते हैं तो गुड़गांव में सर का इंस्टीट्यूट है, वसुंधरा गाजियाबाद में सर का इंस्टीट्यूट है, और डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको डिटेल्स मिलेगी। और अगर आप दिल्ली एनसीआर के नहीं है, कहीं बाहर के हैं, तो आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे।